हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 13 जुलाई को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। जो आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे वो है व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। इसमें हम कंजम्पशन इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी एंड वेल्थ इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। जो रिसेंट रिपोर्ट आई है वो क्या है, उस पर चर्चा की जाएगी और क्या इंडिया में एक्चुअल में इनइक्वालिटी कम हुई है, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है हाउ इज़ द मिज़ोरम हैंडलिंग द रिफ्यूजी क्राइसिस। मेनली जो रिफ्यूजीज मिज़ोरम में आ रहे हैं वो अभी म्यांमार से आ रहे हैं और 2021 के कूप के बाद आ रहे हैं, तो किस तरीके से इस क्राइसिस को हैंडल कर रहा है मिज़ोरम, इस पर बात करेंगे डिटेल में। आपको प्रीलिम्स में प्लेसेस इन न्यूज़ पूछा जा सकता है इस पर्टिकुलर आर्टिकल से। एक और आर्टिकल आया है कि ब्रिक्स के अगेंस्ट में ट्रम्प जो है क्यों टैरिफ लगा रहे हैं, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं रिसेंटली, सो इसे हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। 2 आर्टिकल जो नहीं किए हैं उसे अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS3 इकोनॉमिक मीन्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इनइक्वालिटी सिलेबस में है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनइक्वालिटी मेजर कैसे की जाती है, इस पर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। रिसेंटली आर्टिकल क्यों आया है, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टोरी सो फार, एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि इंडिया में जो पॉवर्टी है और इनइक्वालिटी है, दोनों ही ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई है। और इस रिपोर्ट के कारण एक डिबेट छिड़ गई है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये जो रिपोर्ट में डेटा आया है ये एक्चुअल पिक्चर नहीं शो कर रहा है। सो ये डिबेट क्या है इसके बारे में बात करेंगे, कंसेप्ट क्या है इसके बारे में चर्चा की जाएगी। द रिपोर्ट आउटलाइन नॉट ओनली इंडिया हैड एक्सट्रीम पॉवर्टी रिड्यूस ड्रास्टिकली, इनइक्वालिटी हैड रिड्यूस्ड टू। The Gini coefficient, a measure of inequality that ranges from 0 to 1, with indicating extreme inequality, had fallen from 0.288 in 2011-12 to 2.255 in 22-23, making India an economy with the one of the lowest level of inequality in world. क्या कह रहे हैं कि जो गिनी कोफिशिएंट है, गिनी कोफिशिएंट के थ्रू हम लोग क्या मेजर करते हैं, इनइक्वालिटी इन द इकोनॉमी। ये गिनी कोफिशिएंट से कैसे मेजर किया जाता है, अगर आपका नंबर जो इनइक्वालिटी है वो 1 आती है तो इकॉनमी मैक्सिमम इनइक्वालिटी शो करेगी, और अगर नंबर 0 आता है तो मिनिमम इनइक्वालिटी शो करेगी। सो ये नंबर जनरली 0 से 1 के बीच में होता है गिनी कोफिशिएंट का। आप चाहें तो खुद से भी इसे निकाल सकते हैं, पर आपको बहुत सारे डेटा चाहिए होगा और स्टैटिक्स की भी जानकारी चाहिए होगी। कंसेप्ट के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि लॉरेंस कर्व के थ्रू गिनी कोफिशिएंट निकाला जाता है। लॉरेंस कर्व के थ्रू भी हम लोग क्या मेजर करते हैं, इनइक्वालिटी मेजर करते हैं। सो लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोफिशिएंट, दिस आर द 2 ways to measure the inequality। ठीक, नाउ व्हाट फॉलोड। बहुत सारे कमेंटेटर्स हैं जो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो वर्ल्ड बैंक का फैक्ट्स है टू नॉट प्रोवाइड द ट्रू पिक्चर ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। ये एकदम सही पिक्चर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं इंडिया में जो असमानता है उससे रिलेटेड। वाइल इनइक्वालिटी इन कंजम्पशन में बी लो, which is in itself a contested fact, income and wealth inequality in India are extremely high and have increased over time। इनका ये कहना है कि कंजम्पशन इनइक्वालिटी मान भी लिया जाए कि कम हो भी सकती है, लेकिन इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। अब अंतर क्या है कंजम्पशन इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी में। सबसे पहले जो कंसेप्ट समझेंगे वो है कंजम्पशन इनइक्वालिटी। सो कंजम्पशन इनइक्वालिटी में क्या होगा, इसमें हम अलग अलग लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज में उसको कंपेयर करेंगे। एग्जांपल ABCD की बात कर लेते हैं। A महीने में 500 रुपये खर्चा कर रहा है, B 600 कर रहा है, C 700 कर सकता है, D 1000 कर सकता है। सो यहाँ पर आप जो डिफरेंस है इनमें ये एस्टिमेट करते हैं और कंपेयर करते हैं, तो आप ऐसे में कंजम्पशन इनइक्वालिटी निकाल सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर जो डेटा निकल गया है उसमें जो एस्टिमेट की गई है चीज़ वो कंजम्पशन इनइक्वालिटी ही एस्टिमेट किया गया है।
जनरली जो कंजम्पशन इनइक्वालिटी होती है वो इनकम इनइक्वालिटी एंड वेल्थ इनइक्वालिटी से कम होती है। उसका रीज़न समझेंगे। सबसे पहले इनकम इनइक्वालिटी समझ लेते हैं। इनकम इनइक्वालिटी क्या होगा? इसमें हम लोगों की इनकम को कंपेयर करते हैं। इट रिफर्स टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग और वेजेस अमॉन्ग इंडिविजुअल। ए की हो सकता है कि इनकम कितनी हो 500 रुपये, बी की हो सकता है 5000 हो, सी की हो सकता है 50,000 हो और डी की हो सकता है 50 लाख हो। सो यहाँ पर हम जो कंपैरिजन करेंगे वो इंडिविजुअल की इनकम का कंपैरिजन करेंगे। अब एक फैक्ट आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है कि जो ए खर्चा कर रहा है कंजम्पशन वो 500 रुपये कर रहा है, बी 700 रुपये कर रहा है, सी हो सकता है कि 1000 करे और डी हो सकता है कि 2000 करे। तो यहाँ आप देखेंगे तो डिफरेंस आपको बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, लेकिन इनकम में एक इनइक्वालिटी बहुत हाई हो सकती है। वैसे ही थर्ड अगर मैं बात करूँ तो वेल्थ इनइक्वालिटी। आपने देखा होगा गांव में जो साहूकार हैं, पटेल हैं, उनके पास बहुत ज़मीन होती है, बहुत ज़्यादा वेल्थ होती है, 50 बीघा 100 एकड़ इस तरीके से ज़मीन होती है, पर उनका जो कंजम्पशन है वो इतना ज़्यादा होता है क्या? नहीं होता। एकदम सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं। तो वेल्थ भी अलग अलग लोगों के पास अलग अलग हो सकती है। तो ऐसे में जब हम वेल्थ कंपेयर करेंगे लोगों की, उनके पास क्या प्रॉपर्टी है, कितने एसेट हैं, तो वो अगर उसको हम कंपेयर करते हैं तो वो हमें वेल्थ इनइक्वालिटी बताता है। तो आप एग्जांपल से तो समझ गए होंगे कि कैसे कंजम्पशन इनइक्वालिटी रिलेटिवली कम भी हो सकती है। A poorer household will spend a majority of its income on the necessity of life and will have a very little savings। अब एक और यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं। हो सकता है कि ए की इनकम 1000 हो, बी की इनकम 2000 हो, सी की इनकम 5000 हो और डी की इनकम 10,000 हो। अब यहाँ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी ए और डी के बीच में, लेकिन कंजम्पशन हो सकता है कि एसेंशियल गुड्स सभी को खरीदना है और थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव गुड्स भी खरीद सकते हैं लोग जिनकी इनकम ज़्यादा है। तो इसका 1000 का पूरा कंजम्पशन में निकल गया, 2000 वाले का 1200 रुपये कंजम्पशन में लगा क्योंकि उसे 1000 तो करना ही पड़ेगा, बेसिक चीज़ें। 5000 वाले का 1500 होगा और वैसे ही डी 10,000 वाले का 2000 हो सकता है। तो यहाँ पर भी आप देखें कि इनकम इनइक्वालिटी ज़्यादा है। तो पुअर क्या होते हैं, जनरली जितनी भी इनकम होती है वो सारा का सारा कंज्यूम कर लेते हैं, उनके पास सेविंग्स होती ही नहीं है और यही एक सबसे बड़ा इशू है। पुअर लोग हमेशा इस विशियस साइकिल में ही फंस जाते हैं, बाहर ही नहीं निकल पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास सेविंग्स नहीं है। सेविंग नहीं है, जितना कमाते हैं उतना खा जाते हैं, उतना ख़त्म कर देते हैं और ऐसे में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, अपना खुद का उद्योग नहीं लगा सकते। यहीं पर आपकी जो पीएम मुद्रा और अलग अलग योजनाएं आती हैं जिसमें सरकार लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा देना चाहती है और उसके लिए कोलेट्रल फी मनी देती है ताकि वो अपना कुछ बिजनेस खोल सकें। तो वहाँ से वो अपना क्या कर सकते हैं, धंधा भी शुरू कर सकते हैं और इकॉनमी को भी बेनिफिट होगा। पॉवर्टी के जो विशियस साइकिल है उसे ब्रेक कर सकते हैं। तो पुअर जो हाउस होल्ड होते हैं वो अपनी मेजॉरिटी ऑफ इनकम जो बेसिक नेसेसिटी गुड्स होते हैं उसमें कंज्यूम कर देते हैं। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन उस प्रपोर्शन में आपका कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा। अगर आपकी इनकम 2x बढ़ी तो आपका कंजम्पशन 2x नहीं बढ़ेगा। इनिशियली हो सकता है अगर आपकी इनकम बहुत कम हो तो कंजम्पशन भी वैसे ही बढ़े, लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपके कंजम्पशन कम होता चला जाएगा। आपकी जो बेसिक चीज़ें वो तो आ रही है, फिर आप लग्जरी चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं खरीदते हैं, थोड़ा बहुत ही खरीदते हैं। तो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन में फ़र्क नहीं पड़ता है जितना इनकम में फ़र्क पड़ता है। There are also certain problems with the use of database for the calculation of inequality। यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे जो पर्टिकुलर रिपोर्ट की, वो भी कंजम्पशन इनइक्वालिटी की ही बात कर रहा है। तो पहला प्रॉब्लम तो कंजम्पशन इनइक्वालिटी का है। इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी इंडिया में हाई ही होगी ऐसा मान के चला जा रहा है। दूसरी प्रॉब्लम जो यहाँ पर डिस्कस की जा रही है कि जो रिपोर्ट आई है उसमें जो डेटाबेस कैलकुलेशन है वो भी सही तरीके से नहीं हुआ है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जो डेटा लिया गया है यहाँ पर 2011 और 2022-23 का कंपैरिजन करने के लिए वो है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। 10 साल बाद ये सर्वे हुआ है, 2017 में आया था, सरकार ने रिपोर्ट ही नहीं दिखाई थी, उसके अलग रीजंस थे। लेकिन 10 साल बाद जब ये सर्वे हुआ इसको कंपेयर किया जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको कंपैरिजन करना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि दोनों सर्वे में डिफरेंट मेथड्स यूज़ की गई है। ऐसा सरकार ने खुद कहा है कि दोनों डेटा को हम कंपेयर नहीं कर सकते। वर्ल्ड बैंक दोनों ही डेटा को कंपेयर कर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने ही दिया है उन्हें। ऐसा नहीं कि वो अपने मन से कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने ही उनको ये डेटा प्रोवाइड किया और उसके हिसाब से उन्होंने एस्टिमेट किया है। सो ये जो डेटा है ये दोनों कंपेयर इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक ही मतलब सेम मेथडोलॉजी इसमें यूज़ नहीं की गई है। जब सेम मेथडोलॉजी यूज़ नहीं की गई तो हो सकता है कि आपके जो डेटा है वो अलग अलग निकल कर आए। सो दूसरा प्रॉब्लम इसमें
एक्यूरेसी का है, प्रिसिशन का है, कैलकुलेशन में और कंपैरिजन में। ठीक, तो ये दो इशू होने के कारण हम बोल सकते हैं कि इंडिया में कंजम्पशन इनइक्वालिटी भी जो एस्टिमेट की गई होगी वो भी हो सकता है कि सही एस्टिमेट ना की गई हो। रिलेटिवली कंजम्पशन इनइक्वालिटी कम होती है सभी जगह पर इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी से। ये आपको फैक्ट हमेशा याद रखना है। नाउ व्हाट आर द लेवल्स ऑफ इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी। अब कंजम्पशन इनइक्वालिटी तो निकल गया यहाँ से, लेकिन आपको ये बताना है कि इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी कितनी है। द लोग इन मेंशन्ड by the World Bank therefore relates to consumption inequality and cannot be compared to the level of income inequality worldwide. Then what is the true level of income inequality? Official survey tend to miss out on extremely high level of income and wealth. However, the researchers by the World Bank Inequality Database led by Thomas Piketty have analyzed several sources of data including national level survey tax records and published list of extremely rich in India estimating more accurate indicator of inequality. So यहाँ पर वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस के थ्रू हम लोग यहाँ बताएंगे कि इंडिया में कितनी इनकम इनइक्वालिटी है, जो थॉमस पिकेटी इकोनॉमिस्ट के द्वारा एस्टिमेट की गई है। और उसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ली, जैसे कि टैक्स रिकॉर्ड्स लिए, नेशनल लेवल सर्वे लिया गया और कितने एक्सट्रीमली रिच लोग हैं, ये सारी चीज़ें ली गई और उसके बाद उन्होंने एस्टिमेट किया। गिनी कोफिशिएंट फॉर प्री टैक्स इनकम फॉर इंडिया इन 22-23 is 0.61 आउट ऑफ द 218 economies considered in WID. There are 170 economies with a lower level of inequality, making India one of the most unequal economies in the world. So ये डेटा WID का अगर हम इस डेटा के थ्रू कंपैरिजन करें और इसमें 218 कंट्री का कंपैरिजन किया गया था, तो इंडिया का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत अबस्मल, पुअर और ख़राब था। क्यों था? क्योंकि जो गिनी कोफिशिएंट नंबर आया है वो 0.61 नंबर आया है। अभी हम 0.22 की बात कर रहे थे और सडनली 3 टाइम्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नंबर बढ़ गया है गिनी कोफिशिएंट का। 1 के जितना क्लोज आएगा उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी होगी। ये हम इनकम इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। सो इनकम इनइक्वालिटी में इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है। टोटल 218 कंट्री को कंपेयर किया गया था, उनके गिनी कोफिशिएंट को। इंडिया का जो रैंक है वो 170 आया। इसका मतलब 169 कंट्री ऐसी है जहाँ पर इनकम इनइक्वालिटी इंडिया से कम है या बेहतर परफॉर्मेंस है 169 कंट्री की। अगर वेल्थ की बात करें तो वेल्थ इनइक्वालिटी में भी इंडिया का जो पिक्चर देखने को मिल रही है वो भी अबस्मल ही है, पुअर ही है, बहुत अच्छा नहीं कर रही है, ग्रिम पिक्चर है। वेल्थ इनइक्वालिटी गिनी कोफिशिएंट जो नंबर है वो 0.75 है। हालांकि वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन दुनिया में ज़्यादा है। इंडिया की जो रैंक है वो 68 है। 67 कंट्री ऐसी है जहाँ पर वेल्थ इनइक्वालिटी इंडिया से कम है कंपैरिजन में। मतलब 67 कंट्री इंडिया से बेहतर कर रही हैं वेल्थ इनइक्वालिटी के टर्म्स में। इंडिया का 68 नंबर है। अब जो गिनी कोफिशिएंट है ना, उसे कंपेयर कर लेते हैं इंडिया के ही पिछले 20 सालों में कैसे चेंज हुआ है। इनकम इनइक्वालिटी में गिनी कोफिशिएंट की बात करें तो 2000 में 0.47 था, 0.61 हो गया है। सो चेंज थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप वेल्थ में देखें, वेल्थ इनइक्वालिटी रोज फ्रॉम 0.7 इन 2000 टू 0.75। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको चेंज देखने नहीं मिलेगा। बस प्रॉब्लम ये है कि जो वेल्थ इनइक्वालिटी है वो हाई से ही शुरू हुई थी, इसलिए यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा ही स्लाइट राइज देखने को मिल रहा है। इनकम इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। According to the data from WID in 2022-23, the top 1% of adults in India control almost 40% of net personal wealth. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑक्सफैम की भी रिपोर्ट आती रहती है इस तरह की। WID का डेटा भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, जिसपे कहा जा रहा है कि जो इंडिया के टॉप 1% अडल्ट हैं वो लगभग 40% ऑफ नेट पर्सनल वेल्थ एक्यूमुलेट या कंट्रोल करके रखे हुए हैं। There are only 4 economies with a higher level of wealth concentration: उरुग्वे, ईस्ट तिमोर, रशिया एंड साउथ अफ्रीका। इंडिया का 5वां नंबर है अगर आप टॉप 1% की बात करें तो। अब इज़ अ रिडक्शन इन कंजम्पशन इनइक्वालिटी ऑन एक्सपेक्टेड? नहीं। सो अगर हम कंजम्पशन इनइक्वालिटी की बात करें तो हो सकता है कि वो कम भी आ जाए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो पुअर होते हैं वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, क्योंकि एसेंशियल आइटम्स में उन्हें कंज्यूम ज़्यादा करना होता है। एसेंशियल आइटम में तो खर्चा करेंगे ना, सेविंग्स नहीं कर पाते। तो इसी कारण से अगर आप कंजम्पशन इनइक्वालिटी की बात करें तो वो कम आ भी सकती है। लेकिन इनकम जो राइज हो रही है, जो इनकम इनइक्वालिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है।
As income rises, assuming that there is no fall in real income of the poor, the consumption of the poor would rise in a greater proportion than a middle class and upper class. Let's say कि सबकी 100 रुपये अगर तनख्वाह बढ़ती है, पुअर की 100 रुपये बढ़े, मिडिल क्लास की 100 बढ़े और रिच की भी 100 बढ़े, तो ये जो 100 होगा वो पूरा कंजम्पशन में चला जाएगा। ये जो बी वाला होगा, हो सकता है कि 70 रुपये कंजम्पशन मिला है, 30 रुपये आप सेविंग कर लें, और जो वेल्थ हाई रिच होगा वो पूरा 100 रुपये सेविंग में, तो इसका कंजम्पशन नहीं बढ़ा लेकिन इसका तो बढ़ गया। तो ऐसे में जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो क्या हो सकता है, मतलब जो पुअर है उनका ज़्यादा हो सकता है, इसलिए आपको कंजम्पशन इनइक्वालिटी कम देखने को भी मिलती है। कंजम्पशन इनइक्वालिटी कैन रिड्यूस इवन व्हेन इनकम इनइक्वालिटी एंड वेल्थ इक्वालिटी राइज। लेकिन यहाँ पर अब इनकम इनइक्वालिटी वेल्थ इक्वालिटी राइज भी हो सकती है, तब भी कंजम्पशन इनइक्वालिटी कम हो सकती है, ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो इसका जो सिग्निफिकेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है। जब भी हम देखें मेजर करें इनइक्वालिटी, तो हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाई इनकम ये देखना होगा, किसकी इनकम कितनी है, और उसे कंपेयर करना होगा। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर है, आपको कॉन्सेप्ट, तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। आपको ये पूछा भी जा सकता है, जो कंजम्पशन इनइक्वालिटी है इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और लेस देन, इस तरह का स्टेटमेंट प्रीलिम्स में आ सकता है। समझ में आया? हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है हाउ इज़ मिजोरम हैंडलिंग द रिफ्यूजी क्राइसिस। आर्टिकल द हिंदू में आया है और GS3 इंटरनल सिक्योरिटी मीन्स के पर्सपेक्टिव से, IR के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया म्यांमार के रिलेशन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जो चाइना कार्ड है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। मिज़ोरम का जो रिफ्यूजी क्राइसिस है वो लार्जली ड्रिवन बाय बांग्लादेश, म्यांमार एंड मणिपुर इशूज़, मणिपुर कन्फ्लिक्ट्स। सो इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। प्री में भी आपको काम आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। सबसे पहले जो स्टोरी सो फार है वो देख लेते हैं। Mizoram has been grappling with a refugee crisis since February 2021 military coup in the Myanmar. After months of lull beyond the state border, some 4,000 refugees crossed over from Myanmar in the first week of July. So जुलाई में, इस पर्टिकुलर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में लगभग 4,000 रिफ्यूजीज़ कहाँ पर आए हुए हैं? मिज़ोरम में आए हैं। कहाँ से आए हैं? म्यांमार से आए हुए हैं। म्यांमार से मिज़ोरम ये जो इन्फ्लक्स है लोगों का वो 2021 के कूप के कारण है। Mizoram is now caught between pushing back the refugees who are ethnically related to state dominating Mizos and letting them stay despite limited resource and a tepid response from center. सो अब मिज़ोरम कहीं ना कहीं फंस गया है कि रिफ्यूजीज़ को रहने दिया जाए या फिर जाने दिया जाए। अगर रहने दें तो रहने कैसे दें, हमारे पास रिसोर्सेज तो नहीं है। जाने दें तो जाने कैसे दें, क्योंकि जो डोमिनेटिंग पॉपुलेशन है वो है मीज़ो और उनके कहीं ना कहीं इतनी क्लोज रिलेटेड लोग हैं म्यांमार के। सो अपने लोगों को जाने कैसे दिया जाए, उनको रोकेंगे तो उन्हें खिलाएंगे कैसे, इस दुविधा में जो मिज़ोरम है वो फंस चुका है। नाउ अपन समझते हैं थोड़ा हिस्ट्री पुरानी, है ना। म्यांमार की हिस्ट्री हमेशा से रही है कि वहाँ पर कूप हो जाता है, मिलिट्री रूल ज़्यादातर रहता है। बड़े मुश्किल से अभी थोड़े समय पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद वहाँ दोबारा से कूप हो गया, दोबारा मिलिट्री गवर्नमेंट आई और 2021 से यहाँ पर तख्ता पलट हो चुका है और मिलिट्री का शासन है जिसे जुंता गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है, ये टर्म अच्छे से समझेंगे। अब चूँकि ये कूप हुआ है तो जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो लोग, आम लोग क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन वो जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है उनके द्वारा, पहले तो एकदम जो है नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था, लेकिन धीरे धीरे वो वायलेंट में कन्वर्ट हो गया है और ये प्रोटेस्ट अलग अलग ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है जो कि ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी दोबारा इस्टेब्लिश हो। लेकिन वो एक रिबेलियन ग्रुप बन चुके हैं और जुंता गवर्नमेंट पे लगातार अटैक कर रहे हैं, मिलिट्री पे लगातार अटैक कर रहे हैं। जब मिलिट्री पर अटैक इंडिया के आसपास की बॉर्डर पे होता है तो वहाँ के जो लोग रहने वो लोग क्या करते हैं? वो बॉर्डर से भाग करके इंडिया की तरफ आते हैं और इसलिए जो इन्फ्लक्स है रिफ्यूजीज़ का वो बढ़ जा रहा है। यही एक मेन कारण है जो रिफ्यूजीज़ आ रहे हैं। वॉट ट्रिगर द फ्रेश इनफ्लो ऑफ पीपल। अब जो अभी फ्रेश इनफ्लो है, जो 4,000 लोग हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है? दो ऐसी फोर्सेस है, चिन नेशनल डिफेंस फोर्स, चिनलैंड डिफेंस फोर्स एच। सो ये जो दो फोर्सेस हैं ये दोनों ही एंटी जुंता गवर्नमेंट फोर्सेस है, दोनों ही रिबेलियन ग्रुप है और दोनों ही किसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं? डेमोक्रेसी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। पर जो लड़ाई हुई है वो इन दोनों ग्रुप के बीच में ही हो गई है। दोनों ही प्रो डेमोक्रेसी ज़रूर है, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट को अलाइन करते हैं म्यांमार की, लेकिन इन दोनों के बीच में ही लड़ाई हो गई है, गन शॉट हो रहे हैं और इसी के कारण ये 4,000 लोग मिज़ोरम बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में एंटर हुए हैं।
They are said to have turned against each other to control areas in the region deemed स्ट्रैटेजिक ट्रेड विद इंडिया। सो इंडिया से जो ट्रेड के स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स थे उनको कंट्रोल करने के लेकर इन दोनों के बीच में फाइटिंग शुरू हो गई है और इसी कारण से ये जो इशू है वो हो रहा है, जो रिसेंट ट्रिगर हुआ है। चंपाई डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ रिकॉर्डेड 3,980 म्यांमार नेशनल इन जोखावथार, अ मेजर बॉर्डर ट्रेड विलेज, एंड सैखुमफाई ऑन जुलाई 6। ये जो आप प्लेसेस इन न्यूज़ हैं इसको आप याद रखेंगे। ये प्लेसेस इन न्यूज़ आपको पूछे जा सकते हैं, ये प्लेसेस इन न्यूज़ प्रीलिम्स में आएंगे यार, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान रखना है। ये जो बॉर्डर विलेजेस हैं ये इम्पॉर्टेंट है ट्रेड के लिए, ट्रेड विलेजेस हैं और इसलिए इन्हीं के कंट्रोल करने के लिए इनमें फाइट शुरू हो गई है। नाउ ये जो रिफ्यूजी क्राइसिस है ये बिगिन कब हुआ है, प्रॉब्लम क्या है। अब जब म्यांमार और इंडिया की जो बॉर्डर डिसाइड हो गई तो फिर ऐसे में ये रहा कि पहले बहुत पोरस बॉर्डर थी, लोग आना जाना कर लिया करते थे। तो हो सकता है कि इंडिया में चाचा रह रहे हो और भतीजा म्यांमार में रह रहा हो, दोनों ही आसपास के विलेजेस में रह रहे हो। अब जो कि बॉर्डर है तो आना जाना लगा रहता था। तो ये इन्फ्लक्स हमेशा से चला आ रहा है इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद। लेकिन चूँकि सरकार ने इस चीज़ को समझा कि भाई इन्हीं के रिश्तेदार दूसरे साइड रह रहे हैं और आना जाना तो करेंगे ही, तो ऐसे में इन्होंने फ्री मूवमेंट रिजीम साइन की। किनने? इंडिया और म्यांमार की कंट्री ने। और इसमें क्या था, फ्री मूवमेंट रिजीम 1968 में साइन की गई, एक कॉरिडोर बनाया गया और इसके हिसाब से जो लोग हैं वो बॉर्डर क्रॉस कर सकते थे 40 किलोमीटर तक। मतलब इंडिया से 40 किलोमीटर अंदर तक के जितने विलेज हैं वहाँ पर लोग जा सकते थे, उन्हें वीज़ा की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वापस आना होगा, 24 आवर्स, 48 आवर्स, इस तरीके से टाइमलाइन सेट करती गई। इन्हें कोई वीज़ा नहीं लग रहा था, चाचा क्या जाना है जाओ घूम के आ जाओ, एक पर्टिकुलर कॉरिडोर है वहाँ से जाओ, दूसरे दिन वापस आना पड़ेगा, अगर आप नहीं आएंगे तो फिर आपको ढूंढा जाएगा। तो ये फ्री मूवमेंट रिजीम है, इसके ऊपर भी आपको मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। द लिमिट वॉज रिड्यूस टू 16 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर इन 2004। 2004 में 16 किलोमीटर कर दिया, पहले 40 था फिर 16 कर दिया। 2024 में हालांकि ये जो फ्री मूवमेंट रिजीम है इसे सस्पेंड कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। ये जो 16 किलोमीटर था ये 10 किलोमीटर तक कर दिया गया था। फ्रेश जो लिमिट है वो 10 किलोमीटर कर दी गई थी। 2024 के नोटिफिकेशन आया नहीं, लेकिन सरकार ने अनाउंस ज़रूर किया था। फरवरी में 2024 में ये से सस्पेंड कर दिया गया इसका, हालांकि अभी ऑफिशियली नोटिफिकेशन इसका भी नहीं आया है। तो फ्री रिजीम मूवमेंट से क्या होता था, लोग आते थे और यहीं से चुपचाप रिफ्यूजीज़ भी आ जाया करते थे। तो इसलिए जो है सरकार ने इसे सस्पेंड किया। इसके साथ साथ स्मगलिंग, आर्म स्मगलिंग और ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इसी रूट से होने लगी थी, इसलिए भी सरकार ने भी बंद किया। और अभी इन्फ्लक्स भी बहुत ज़्यादा हो गया अब, चूँकि जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है। State government, civil society group and villager provided food, shelter and security to the refugees on humanitarian ground। सरकार, सिविल सोसाइटी सभी मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे लोगों को कुछ खाने पीने और रहने की चीज़ें उपलब्ध हो सके। म्यांमार, द रिफ्यूजी क्राइसिस डीपेंड व्हेन सम 2000 बाउंड पीपल सॉट रिफ्यूज आफ्टर फ्लीइंग परसिक्यूशन इन बांग्लादेश चिटगांग हिल ट्रैक्ट इन 2022। 1000 ऑफ कुकीज़ो पीपल डिस्प्लेस्ड बाय द एथनिक क्लैश इन मणिपुर क्रॉस्ड ओवर। सो जो मिज़ोरम है वहाँ पर लगभग 40,000 शेल्टर सीकर्स हैं बांग्लादेश से, म्यांमार से और मणिपुर से। प्रॉब्लम कब बढ़ गई, जब मणिपुर में भी क्राइसिस हुआ और जब आपके बांग्लादेश में भी क्राइसिस हुआ। तो बांग्लादेश से भी लोग आए, म्यांमार से भी लोग आए, मणिपुर से भी लोग आए और लगभग 40,000 यहाँ पर रिफ्यूजीज़ अभी रह रहे हैं। हाउ द स्टेट डीलिंग विद दिस सिचुएशन। The dominant Mizo community of Mizoram share ethnic and familial ties with the Chins of Myanmar, the Bals of Bangladesh and the Kuki-Zo of Manipur। So जो dominating community है वो इनके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन शेयर करती है इन तीनों कम्युनिटीज़ के साथ। जो मणिपुर में कुकी-ज़ू हैं उनके साथ, जो म्यांमार में चिन है, जो बॉल्स हैं आपके कहाँ पर, बांग्लादेश में। ऑल बिलोंग टू द ग्रेटर ज़ू एथनिक ग्रुप। इन 2024 चीफ मिनिस्टर of Mizoram told the center that ethnic affiliation and humanitarian reason prevent his government from pushing the refugee back to where they came from। So स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि भाई हम लोगों को वापस नहीं भेज सकते क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड तो है ही, प्लस यहाँ जो डोमिनेटिंग कम्युनिटी है वो भी यही चाहती है। अब वोट बैंक की बात हो जाती है। केंद्र सरकार वापस भेजना चाहती है, क्यों,
क्योंकि रिफ्यूजीज़ को नहीं रख सकते यार, अब आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, म्यांमार और इंडिया के रिलेशन की बात कर लेते हैं। म्यांमार और इंडिया के रिलेशन हमेशा जब भी अच्छे होते हैं जब यहाँ डेमोक्रेसी रहती है, लेकिन जब भी यहाँ मिलिट्री आती है तो इंडिया के रिलेशन म्यांमार से ख़राब हो जाते हैं और चाइना के साथ अच्छे हो जाते हैं। इंडिया अब ये नहीं चाहता। तो इंडिया क्या चाहता है कि म्यांमार के साथ रिलेशन अच्छे रहे, क्योंकि यहाँ पर जो आर्मी है, आर्मी का रूल है और आर्मी और इंडिया वालों की उतनी ज़्यादा बनती नहीं, लेकिन इंडिया बनाना चाहता है। और इस बार आर्मी चूँकि रूल होने के कारण वहाँ पर लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कई बार वहाँ जो रिबेलियन ग्रुप है वो भी इंडिया में आकर रह रहे हैं, सेफ हेवन बना रहे हैं। तो ऐसे में इंडिया नहीं चाहता कि किसी तरीके से वहाँ की जो मिलिट्री है वो इंडिया से है ना रिलेशन ख़राब कर ले या कट ऑफ कर ले, इसलिए इंडिया जो रिफ्यूजीज़ हैं उन्हें नहीं रखना चाहता। ये हमारा जो एंगल है वो इंडिया के लिए भी अच्छा है ना, एज अ रिसोर्स कम है। दूसरा, हमारा जो रिलेशन है म्यांमार के साथ वो भी ख़राब हो सकता है क्योंकि वहाँ आर्मी आ गई है और चाइना कार्ड वो हमेशा दिखाते ही रहे, तो चाइना का प्रेजेंस बढ़ता चला जाएगा, तो वो एक इशू है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी जगह अपनी राजनीति कर रहा है। जो इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन है वो कैश और काइंड में रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहे हैं और जो रिफ्यूजीज हैं उनके बेसिक नीड को पूरा कर रहे हैं। हालांकि शुरू में इनिशियली सेंटर भी रिलक्टेंट था, लेकिन बाद में 8 करोड़ का असिस्टेंट उन्होंने भी रिफ्यूजीज़ को पहुंचाया है, और ये सोच के कि इनको ज़्यादा समय तक यहाँ रखना नहीं है। हाउएवर सम विलेजेस बिगिन टू फील द प्रेशर ऑफ हैंडिंग वेव्स ऑफ रिफ्यूजी। पर कुछ ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर अब आपको ये देखने मिल रहा है कि ये जो रिफ्यूजीज़ हैं है ना वो थोड़ा परेशान कर रहे हैं, वहाँ के रिसोर्सेज खा रहे हैं। ये जो रिफ्यूजीज़ हैं ये लोग है ना, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, कुछ ऐसे विलेजेस है जहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ऐसे में जो लोकल लोग हैं उनको नुकसान हो रहा है। ये सस्ते में, क्योंकि इन्हें गुजारा करना है तो सस्ते में ट्रेडिंग कर ले रहे हैं, तो जो लोकल लोग हैं उनको नुकसान हो रहा है। तो उनकी जो ट्रेडिंग है कुछ विलेजेस में बंद कर दी गई है और उनको कहा गया कि अपने डेजिग्नेटेड कैंप से बाहर मत निकलिए। सो ये सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है कुछ जगह पर, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ें और बढ़ जाए। सो सरकार का क्या रिस्पॉन्स है? सरकार का भाई ये रिस्पॉन्स है कि केंद्र सरकार का, इंडिया सिग्नेटरी है नहीं किसी भी रिफ्यूजी कन्वेंशन का, ना ही इंडिया ने प्रोटोकॉल को साइन किया है, तो हमारे यहाँ सच कोई लॉ भी नहीं है। तो हम लोग बाहर के जो रिफ्यूजीज़ हैं उन्हें आने ज़रूर देते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि वो आए रहें, और जब सिचुएशन बेहतर हो जाए तो उन्हें वापस भेजा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही यहीं रह जाए। हालांकि इंडिया में बहुत सारे रिफ्यूजीज़ हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो म्यांमार से हो, अफ़गानिस्तान से हो, और इसलिए जो सरकार है उन्होंने CAA एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी लेकर आए थे। उसका पर्पस यही था कि जो रिफ्यूजीज़ हैं उन्हें यहाँ से वापस अपने देश भेजा जाए। तो ये जो है अभी तक के सेंटर की जो ओवरऑल देखें तो सेंटर का यही है कि वापस भेजना है। स्टेट गवर्नमेंट का ये है कि हाँ ठीक है अब आ गए हैं तो थोड़े समय रख लेते हैं, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे जो केंद्र सरकार फाइनल डिसाइड करेगी वही होगा, क्योंकि सिटीजनशिप, रिफ्यूजीज़, ये सारे मुद्दे जो है कौन डिसाइड करता है? केंद्र सरकार ही डिसाइड करती है ना। तो FMR जब तक कि क्लोज बंद ही रहेगा, सस्पेंड, जब तक ये इशू चल रहा है, जब तक नॉर्मल नहीं होती सिचुएशन तब तक FMR नहीं वापस शुरू होने वाला। सो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी।